बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा स्लिएडो। बच्चों, आज हम क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम पूरे डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और हमारे कंपटीशन जेईई और नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको हम इस पूरे सीरीज में जो हमारा पूरा प्लेलिस्ट होगा सॉलिड स्टेट का, ठीक है, उसमें हम सब कुछ करवाने वाले हैं। एक एक टॉपिक को कवर करेंगे पूरे डिटेल्ड में। और पीवाईक्यूज बोर्ड का मतलब यह लेक्चर उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे बोर्ड का कर रहे हैं प्रिपरेशन, जेईई के लिए है या फिर नीट के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो सबके लिए यह लेक्चर बेनिफिशियल है। तो सारे टॉपिक्स को ध्यान से देखिए और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें सॉलिड स्टेट में। तो जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो जरूर हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए आपका क्या एडवाइस है। ये सब चीज़ आपको जो भी हमारे लेक्चर्स में अच्छा लगा हो, कुछ सजेशन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सारे कमेंट्स का आपको पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले सॉलिड क्या है। सॉलिड एक सिंपल सा आज का लेक्चर, बहुत ही एक बेसिक लेक्चर है, कुछ नए नए टर्म भी आने वाले हैं इसमें, जानेंगे उसके बारे में। सॉलिड क्या है? द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are attracted by strong attractive फोर्स। ठीक है बच्चों, मतलब सॉलिड क्या है? फिजिकल स्टेट, पता है मैटर का फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग पर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसियस स्टेट के बारे में हमने अपने क्लास 11th के चैप्टर में पढ़ा, गैसियस स्टेट है ना, स्टेट ऑफ मैटर का गैसियस स्टेट पढ़ा। क्लास 12th में मैटर के जो दो स्टेट बाकी रह गए, सॉलिड और लिक्विड, वो हमें क्लास 12th में पढ़ने हैं। जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। इसके बाद हमारा अगला स्टेट चैप्टर जो आएगा सॉल्यूशन, जहां पे बात लिक्विड की होगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि मैटर का वो फिजिकल स्टेट जिसमें बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, होल्ड होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, है ना। इनमें पार्टिकल्स काफी नियरर, काफी डेंस फॉर्म में होते हैं। मैटर के उसी स्टेट को बच्चों हम सॉलिड कहते हैं। अब कुछ बेसिक सा टर्म आपसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या क्या बोलेंगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्या है समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड में बच्चों सबसे पहला हम पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड का बच्चों वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। शेप भी कैसा है इसका? फिक्स्ड है। और जैसे यही मार्कर है ना, तो इसका जो वॉल्यूम है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब बिल्कुल क्या है? इसका फिक्स्ड है। इसका शेप कैसा है? इसका भी सिलेंड्रिकल है, तो ये सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो ये क्यूबॉइडल बन जाएगा। ये अपने शेप को मेंटेन करके रखता है ये, है ना। इसके अलावा कुछ और पॉइंट बताया अगर सॉलिड के बारे में बच्चों आपको, तो ये काफी क्या है, ये लेस कॉम्प्रेसिबल है। ये लेस कॉम्प्रेसिबल है ना, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत कम, इसको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, वेरी हाई डेंसिटी या हाई डेंसिटीज, सॉलिड के डेंसिटी कैसे होते हैं बच्चों? हाई होते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या बोलेंगे आप सॉलिड के बारे में कि सॉलिड जो है ना, क्या लिखा हमने? फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप, लेस कंप्रेसिबल, हाई डेंसिटी। इसके अलावा सॉलिड डज नॉट फिल द कंटेनर। मतलब सॉलिड का प्रॉपर्टी ये भी हो सकता है कि अगर सॉलिड को हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो सॉलिड
उस कंटेनर को पूरा फिल कर देगा क्या? ऐसा गैस में है, अगर आप एक गैस को किसी कंटेनर में रखेंगे तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम है। ऐसा सॉलिड के साथ नहीं है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, पूरे कंटेनर को ये फिल नहीं कर देगा ये, है ना। ऐसा लिक्विड के साथ भी है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड oscillate only oscillates about its mean position, ठीक है बच्चों। क्या मैंने बताया कि सॉलिड के जो बच्चों पार्टिकल्स होते हैं ना, ये मूव नहीं करते हैं, ये एज लाइक लिक्विड जिससे होता है फ्लो कर जाता है। फ्लो करने का मतलब उसका पार्टिकल यहां से मूव करते हुए आगे चला गया। देखिए बच्चों, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो केवल अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट करते हैं, आगे पीछे ऑसिलेट, टू एंड फ्रो मोशन, है ना ये। उसके बाद इसमें हम और क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स यहाँ ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट इसमें और क्या बनेगा, जैसे कि डिफ्यूजन इज वेरी स्लो, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो। सॉलिड में बच्चों डिफ्यूजन का रेट काफी क्या होगा, स्लो होगा। अब सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ही फास्ट उसमें डिफ्यूजन होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है ना। बहुत ही क्या पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, इनमें डिफ्यूजन होता तो है लेकिन उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत क्या होगा, वो स्लो होगा वो, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसी बोर्ड पे हमने मार्कर से लिख दिया और 2-3 दिन के लिए ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया है, हम क्या देखते हैं कि उसके बाद इसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मार्कर का ये जो इंक है और ये हमारा बोर्ड है, ये दोनों के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स कर गए, मतलब यहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया, है ना। इसका मतलब होता है लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो होगा। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो किसी में गैस में सबसे क्या होता है ना, फास्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा सॉलिड का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये आपको पहले नोट कर लेना है। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग बेसिस है उसके, कुछ बेसिस पर इसके क्लासिफिकेशन होंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें और फिर हम आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखिए बच्चों, अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हम यहाँ सॉलिड का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, किस बेसिस पे कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। इस बेसिस पर बच्चों दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में। सबसे पहला डिफरेंस बोलता है इसमें कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for a long range, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा भी तो क्या शॉर्ट रेंज के लिए, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट रेंज या इरेगुलर अरेंजमेंट बोल देंगे इसको, उसके बाद इरेगुलर हो जाएगा शॉर्ट रेंज के लिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये देखिए, इसमें अगर पार्टिकल का अगर अरेंजमेंट किया जाए तो इसमें एक पार्टिकल है ये इस तरीके से, है ना, ये पूरा यहाँ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट में, ठीक है। इन सबके बीच में मान लेते हैं कुछ ऐसा है, यहाँ ऐसे, यहाँ रेड, ये पार्टिकल, दो टाइप का पार्टिकल्स है, कोई आयोनिक कंपाउंड हो सकता है ना। देख सकते हैं किस तरीके से इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है, इन सबके बीच में ऐसे, ठीक है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पार्टिकल्स का बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
इस तरीके से खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये बच्चों क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। अगर हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें हम, तो इसमें कुछ दूर तो रेगुलर रहेगा शॉर्ट रेंज के लिए, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब कोई पार्टिकल यहाँ पर तो रेगुलर अरेंजमेंट दे रहा है ना, उसके बाद कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा इसका। तो ये बच्चों कैसा सॉलिड होगा, ये दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है जबकि इसमें कोई ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक है, आगे सेकेंड डिफरेंस में क्या हो सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बच्चों, इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब और इसमें क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मतलब सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यहाँ ये है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे सॉलिड जो होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होने लगा। अब आप देखते हैं ना, आयरन का पूछते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब जब कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस पर गया, उसके बाद कॉपर मेल्ट होना शुरू हो गया। कभी सुने हैं आपकी व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लास्टिक, पॉलिथीन? नहीं, होगी तो सॉलिड है, लेकिन वो एमोर्फस सॉलिड में आता है। करवाएंगे एग्जांपल। वो क्या है, लॉन्ग आपने हीट किया, एक लॉन्ग रेंज तक वो मेल्ट हो रहा है, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट उसका नहीं है उसका। ठीक है, तो ये रहा इसका डिफरेंस। इसके अलावे और हम एक पॉइंट इसमें क्या बोल सकते हैं, पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। इसमें देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें डिफरेंस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को बच्चों हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, ट्रू सॉलिड। ठीक है, ये एक ट्रू सॉलिड का एग्जांपल होगा। और ये बच्चों क्या होगा, एक स्यूडो सॉलिड, या इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल है ये। मतलब बच्चों जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये ट्रू सॉलिड है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड के अंदर कुछ लिक्विड वाले प्रॉपर्टीज होते हैं। यही कारण है कि इसको सूडो सॉलिड, सूडो मतलब होता है नकली, डुप्लीकेट, है ना, ये ओरिजिनल सॉलिड नहीं है ये। या इसको सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब लिक्विड ही है कि सुपर कूल्ड फॉर्म में। जैसे ऐसा देखा गया है कि हम लोग जो अपने खिड़की में कांच लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, है ना, तो आप क्या देखेंगे कि उसका ग्लास जो होता है बच्चों, जब आपने खिड़की में ग्लास लगाया तो स्टार्टिंग में बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, वो यूनिफॉर्म थिकनेस का होगा। क्योंकि जैसे जैसे पुराना होते जाएगा, वो समय बीतते जाएगा, तो आप क्या देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट पतला हो रहा है और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, बिल्कुल मोटा हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा लग रहा है मानो कि इसे ऊपर से पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए कहाँ आ गए। और ये प्रॉपर्टी तो सॉलिड का है नहीं, ये प्रॉपर्टी तो लिक्विड में होता है कि लिक्विड कैन फ्लो, है ना। यही कारण है कि इसको एमोर्फस सॉलिड कहा गया है, या उसको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड है। लिक्विड जैसा ये बिहेव करता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है बच्चों की, अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, अनआइसोट्रॉपिक के नेचर के होते हैं ये। और एक बच्चों क्या है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या मतलब इसका समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, अनआइसोट्रॉपिक और क्या है ये, आइसोट्रॉपिक। इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब आप जिस डायरेक्शन में देखें, अलग अलग डायरेक्शन में, तो सबका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हैविंग
सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, having same physical properties in different डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंजमेंट नहीं होते हैं एमोर्फस में। तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। लेकिन अगर अनआइसोट्रॉपिक की बात करें तो इसके डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होगा। एग्जांपल समझिए, मान लेते हैं कि सामने कोई एक प्रोग्राम हो रहा है स्टेज पर और आगे बहुत सारे दर्शक बैठे हुए हैं। अब अगर उसमें अरेंजमेंट हम फिक्स कर दें कि एक तरफ बिल्कुल लेडीज बैठेंगे, फिर बच्चे बैठेंगे और फिर मैन, है ना, एडल्ट मैन, ठीक है। तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, एक पूरे रो में फीमेल है, मेल है, चिल्ड्रेन है, ऐसा। तो अलग अलग डायरेक्शन में जब देखते हैं तो उस डायरेक्शन में अच्छा इधर केवल इधर का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केवल क्या है वहां पे लेडीज है, इधर केवल क्या है मेंस है, इधर केवल क्या है तो चिल्ड्रेन है। अलग अलग डायरेक्शन में क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। कब, जब अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर है। लेकिन अगर हम सबको रैंडमली बैठाए थे, सब मिक्सिंग है आपस में, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तब हम किधर भी देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब जगह प्रॉपर्टी एक जैसा है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। यही चीज है आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक कि चूंकि क्रिस्टलाइन में पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में थे, इस डायरेक्शन में कोई और पार्टिकल्स मिलेगा, ये डायरेक्शन में कुछ और पार्टिकल्स मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें सब इंटरमिक्स टाइप का है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। आई होप कि क्लियर हुआ है आपका आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, इसके बाद अगर एक और प्रॉपर्टी के बारे में जाने तो इसका क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से कट करते हैं, है ना, व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कट बाय शार्प नाइफ, देन न्यूली जनरेटेड surface are smooth। मतलब बच्चों क्लीवेज प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप किसी शार्प नाइफ से कट कर दे, जैसे मान लेते हैं बच्चों ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और हमने क्या किया, हमने इस सॉलिड को क्या किया, इस तरीके से इसे कट कर दिया। तो कट किए तो ये दो पार्ट में बट गया, है ना। तो कट जैसे ही करेंगे तो इसका एक सरफेस ये और दूसरा सरफेस, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है न्यूली जनरेटेड सरफेस जो है ये बिल्कुल स्मूथ होगा। ये तो ये प्रॉपर्टी किसका है, इसमें ऐसा होता है इसको बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, ऐसा होता है। ठीक है, जबकि इसमें अगर बात करें हम, ठीक है ना, तो इसका कैसा होगा कि जो न्यूली जनरेटेड सरफेस जो होगा, न्यूली जनरेटेड सरफेस जो होगा बच्चों आर रफ। कैसा होगा वो, रफ होगा। मतलब अगर हमने कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हमने इसको कट किया तो कट करने पर इसका जो सरफेस जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से और फिर कुछ ऐसा कुछ सरफेस बनेगा। न्यूली जनरेटेड सरफेस बच्चों स्मूथ नहीं होते हैं इसमें, किसमें, एमोर्फस सॉलिड में। ठीक है, तो ये सब कुछ रहा डिफरेंस। अब इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ना। एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, आप इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल यही पे लेते हैं एग्जांपल इसका, जैसे कि NaCl हो गया, है ना, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट, जो भी आयोनिक कंपाउंड, मेटल्स ये सब जो भी है, इसके एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे ग्लास है ना, पॉलीथीन है, ठीक है, ये सब रबर है, ये सब बच्चों सॉलिड है। लेकिन कैसे सॉलिड है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो जल्दी से आप पहले इसके डिफरेंस को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में जल्दी।
देखिए बच्चों, अब हम फिर से सॉलिड को क्लासिफाई करने जा रहे हैं किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के बेसिस पर कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कैसा बॉन्ड है। इस बेसिस पे हमने सॉलिड को टोटल 4 पार्ट में क्लासिफाई किया बच्चों। सबसे पहला है आयोनिक सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद है क्या, कोवैलेंट क्रिस्टल्स, एंड देन आफ्टर मेटालिक क्रिस्टल्स। इस इतने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें से एक एक करके सबके बारे में जानते हैं, उसके प्रॉपर्टीज। और सबसे पहला क्या है बच्चों, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स, देखिए सारे पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बता दें बच्चों कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे बना है ये पार्टिकल्स क्या है बच्चों, आयंस होंगे। क्या होंगे, आयंस होंगे, आयंस के बने होते हैं, ठीक है। सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, जो भी है ये सब, ठीक है। आपको बता दें कि वेरी हार्ड बट ब्रिटल, बहुत हार्ड होंगे, लेकिन अगर आप इसको हैमर्ड करते हैं, पीटते हैं, तो ब्रिटल है, ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। इसके पार्टिकल्स के बीच में जो बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स जो है, कौन सा फोर्स है वो, कोलम्बिक फोर्स। कौन सा फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, या इसके पार्टिकल्स के बीच में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आयंस है दो टाइप के, इसमें कैटायंस और एनायंस है, और इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा होता है, कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप एक ही कोई बोल सकते हैं इसमें। इसके अलावा बच्चों को हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल दे दें NaCl का ही, हम NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको अगर हमें मेल्ट करना है तो बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करना पड़ता है, तब ये सॉलिड अपने सॉलिड स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, ठीक है। इसके अलावा इसके और प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, आयोनिक सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टी जैसे क्या हो सकते हैं इसमें, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें बच्चों हम, तो याद रखना कि अगर ये सॉलिड स्टेट में है तब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन बट इन मॉल्टेन एंड एक्वस स्टेट में यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देगा। मतलब क्या समझ में आया कि आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन इट्स मॉल्टेन और एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब आपने उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया है तो कंडक्टिविटी देगा ही, या मॉल्टेन फॉर्म में है, सोडियम क्लोराइड को आपने पूरा मेल्ट कर दिया है हाई टेम्परेचर पे, तब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे सकता है। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं देगा, ठीक है। ये रहा इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया चले सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। आपको क्या बता दें इसमें हम कि जितने भी आयोनिक सॉलिड है बच्चों वो कैसे सॉल्वेंट में होते हैं डिजॉल्व, पोलर सॉल्वेंट। जैसे वाटर, ये समझ लिया वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसका बॉन्डिंग पढ़ेंगे सब आगे, बॉन्डिंग इस सब में कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन की तरफ, जिसका मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। मतलब वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट बन गया, पोलर सॉल्वेंट, जिसके ऊपर पोलैरिटी है, चार्ज है। तो आयोनिक पर भी तो पोलर है, एक बहुत ही फेमस है इसमें एक टॉप ये है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक जो जैसा है वो वैसे ही में डिजॉल्व होता है ना। मतलब एक पोलर कंपाउंड जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। मतलब अगर आप NaCl को जाके बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे, बेंजीन सॉल्यूशन, बेंजीन में C6H6, तो NaCl बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जबकि NaCl एक पोलर कंपाउंड है, तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना।
तो ये सब रहा। अब इससे कुछ एग्जाम्पल आपको लिख लेने हैं लास्ट में, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जितने भी आयनिक्स जैसे कि NaCl है ना, कॉपर सल्फेट है ना, KCl etc, दे ऑल आर आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। जल्दी अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब सेकेंड टाइप क्या है अपना, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसमें क्या है कि इसमें बच्चों जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बता दें आपको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हेल्ड करके रखता है, वो क्या क्या हो सकता है, वांडर वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये। ठीक है, अब बताया चले कि इसका मेल्टिंग पॉइंट से बात करें तो क्या होगा, एक वीक फोर्स है, वांडर वाल फोर्स एक वीक फोर्स आता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो हीट ऑफ वेपराइजेशन, बहुत ही लो हीट ऑफ वेपराइजेशन रहेगा इसका। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में काफी लो रहने वाला है इसका। ठीक है, इसके अलावे यह क्या बोलते हैं, हीट इंसुलेटर है। ये क्या रहेगा इसका नेचर, इंसुलेटर है ये, मतलब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है जनरली। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे I2 हो गया, ड्राई आइस, अरे ड्राई आइस का मतलब क्या, CO2, वाटर है ना, इन सब के बीच में कौन सा फोर्स होता है, वांडर वाल फोर्स। जैसे समझिए कुछ और बात, आप लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, एक क्लास 11th में हम मेरे इसी टाइप पर लेक्चर्स आएंगे वांडर वाल फोर्स में, कि जैसे वांडर वाल फोर्स में जैसे हम I2 की बात करें तो इसके बीच में लगता है लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स, लंदन फोर्स, जिसको बोलते हैं एक तरह से हम डिस्पर्सन फोर्स भी बोल सकते हैं, लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, I2 मॉलिक्यूल के बीच में, आयोडीन के मॉलिक्यूल के बीच में। ऐसी ड्राई आइस में भी ऐसा ही है। अब जैसे कि HCl की बात करें तो HCl में सब पोलैरिटी आने लगता है, ये H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, तो इसके बीच में लगता है डाइपोल इंटरेक्शन। ये सब वांडर वाल फोर्स के ही टाइप्स है, डाइपोल इंटरेक्शन, वीक फोर्स है ये सब, है ना। जैसे H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, इसके बीच में लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कैसे होता है ये सब चीज पढ़ना है हमारे बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, है ना। क्लास 11 में आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में, है ना। आप क्लास 11 में जो आपका जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि हमारे जो भी लेक्चर्स अभी देख रहे हैं वो सब सारे बच्चे क्लास 12 के हैं, तो जरूर ये सब फोर्स के बारे में पढ़े होंगे वो, क्लास 11 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, है ना। अगर ये रहा, ठीक है बच्चों, तो लंदन फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब डिफरेंट टाइप की फोर्स है, वीक फोर्स है ये सब। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बच्चों वांडर वाल फोर्स से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और ये जो आप देख रहे हैं लंदन फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब वीक फोर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये रहा किसके बारे में, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमें, देखिए बच्चों अब बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट थर्ड जो है, वो क्या है बच्चों, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, अब इसके बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है बच्चों इसके एटम्स होंगे, क्या होंगे, एटम्स। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके बारे में तो ये हार्ड होते हैं, ये नेचर में हार्ड होंगे। ठीक है, हाँ, इसके बीच के फोर्स की बात करें हम, फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है इसके बीच में, तो वो है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये सब होती है, पढ़े आपने इसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड। ये बच्चों ये भी क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, इलेक्ट्रिकल और हीट का, ये इलेक्ट्रिक और हीट का ये कंडक्टिविटी नहीं करेगा, ये इंसुलेटर है, ये हार्ड है ये। ठीक है,
इसके अलावे हम इसमें और क्या बोल सकते हैं, जैसे हाँ मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होगा इसका, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स काफी क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है इसके बीच का। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि SiO2 क्वार्ट्ज, है ना, क्वार्ट्ज हो गया। इसके अलावा कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों। इसके अलावे डायमंड, है ना, डायमंड, ठीक है, SiC, ये सब जो है बच्चों, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोवैलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है, ठीक है। एटम्स है, हार्ड है, अट्रैक्टिव फोर्स, कोवैलेंट बॉन्ड है, इंसुलेटर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ये सब कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट पढ़ लेते हैं, किसके बारे में हम लोग, मेटालिक सॉलिड के बारे में, मेटालिक क्रिस्टल, जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, अब एक लास्ट बात कहे जा रहे हैं किसके बारे में हम लोग, फोर्थ नंबर जो है अपना, और वो क्या है, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। अब मेटालिक सॉलिड में क्या है बच्चों, ये जो होगा इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, ये क्या होंगे, ये मेटल्स के एटम होंगे, एटम्स ना। अब इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, इसका अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कौन सा बॉन्ड इसमें है, तो वो होता है मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेटालिक बॉन्ड। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पैसे मान लेते हैं कि ये पूरा आयरन का क्रिस्टल है, आयरन का है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड है बच्चों कि इसमें पॉजिटिव आयंस एज सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर ये आयरन का ये एटम है, आयरन इस तरीके से है, ये आयरन के क्रिस्टल है, ये तो होता है पता है बच्चों की आयरन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों ना, पूरा इस क्रिस्टल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पूरा फ्लो होते रहता है। इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये यहाँ गया, इस तरीके से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते रहता है। सी क्या बोला, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं है, वो इधर उधर मूव कर रहा है, इसको कर्नल बोलते हैं। तो इससे इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं इसको हम। मेटालिक बॉन्ड किसके कारण है, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, इसी को बोलते हैं। इसके अलावा इसका और बात करें हम, तो हार्ड है ये, एंड मैलिएबल, एंड हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स के बारे में तो पढ़े हैं आप लोग, ये ब्रिटल नहीं है, ये मैलिएबल है। अगर इसको हैमर्ड करते हैं तो ये काफी थिन शीट में चेंज हो सकते हैं, इसको इसके आप वायर को के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, है ना। कंडक्टिविटी की बात करें हम, तो कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और हीट का, तो सॉलिड एज वेल एज मॉल्टेन। सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और मॉल्टेन स्टेट में भी करता है ये, है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, हमने केमिकल बॉन्डिंग को वीक बॉन्ड, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्लासिफाई किया था। जब भी स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और वीक फोर्स में बात करते हैं तो वांडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वीक फोर्स में आते हैं ये, है ना। तो ये सब चीज में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। हाई मेल्टिंग, इसका एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है इसके एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हैं, वही सिंपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, है ना, आयरन, ये सब के सब क्या है, ये सब मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है बच्चों। तो अब इस पर इसको नोट करिए, इस पर एक क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग इस पर जल्दी से। देखिए बच्चों, अभी जैसे हमने जो 4 टाइप पढ़ा मेटालिक सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और मेटालिक, उसी बेसिस पे आपको इसको बताना है कि इसमें जो भी हमने सॉलिड दिया है कौन इसमें किस टाइप का सॉलिड है ना। अब सबसे पहले बच्चों इसमें K2SO4 है, तो K2SO4 में चूंकि आयंस है
पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कौन सा सॉलिड होगा बच्चों? आयोनिक सॉलिड होगा। C6H6 मतलब बेंजीन का फार्मूला है ये, तो बेंजीन एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सा सॉलिड होगा? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा बच्चों, ठीक है। अमोनिया भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है, इसमें भी कौन सा सॉलिड आएगा? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा ये, है ना। ZnH इसमें प्लस माइनस जिंक सल्फाइड, किस में जाएगा ये बच्चों? ये आयोनिक सॉलिड में जाएगा ये। रुबिडियम Rb, रुबिडियम एक मेटल है ये, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? मेटालिक सॉलिड। कौन सा? मेटालिक सॉलिड। अब SiC है ना, ये कौन सा सॉलिड में जाएगा बच्चों? ये कोवैलेंट। क्या है ये? बताया इस एग्जांपल में लिखवाए थे हम, कोवैलेंट सॉलिड। वाटर जो है बच्चों क्या होगा? ये मॉलिक्यूलर। क्या बता सकते हैं क्या कि मॉलिक्यूलर में भी कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। इसके बीच में है क्या? इसके बीच में है डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। और इसमें क्या है? अमोनिया में इसमें है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अमोनिया, ये सब चीज, ठीक है, बताया है आपको। कार्बन क्या है बच्चों? ये भी कोवैलेंट में जाएगा, ये कोवैलेंट सॉलिड होगा बच्चों ये। अच्छा, दो बार कार्बन आ गया है इसमें। ब्रॉन्ज क्या है? एक तरह का एलॉय है ये ब्रॉन्ज, तो इसको आप मेटालिक सॉलिड में लिख दो। क्या है? मेटालिक सॉलिड। और टीन क्या है? ये भी क्या होगा बच्चों? मेटालिक सॉलिड। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि कौन सा मेटल किस टाइप के सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। तो अब इस लेक्चर में इसमें इतना ही रहेगा। अब हमारा अगला लेक्चर, आज का लेक्चर काफी बेसिक लेक्चर था, हमने सॉलिड को का क्लासिफिकेशन किया। हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा कर रखें, ताकि जैसे ही हमारा लेक्चर आए तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, है ना। और सारे लेक्चर्स को आप बिल्कुल स्मूथली देखते जाए, है ना। हम आपको इसमें आपके पूरे बोर्ड का तैयारी, जेई नीट लेवल तक का क्वेश्चन हम अपने लेक्चर में करवाएंगे आपको हम। तो एक सीक्वेंस में, एक सही पैटर्न में आप इसको फॉलो करते जाए। डेली हमारा सॉलिड स्टेट पर एक एक लेक्चर हमारे चैनल पर होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि हमारा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद हम डीपीबीबी इस चैप्टर्स पे एक एक टॉपिक के लेक्चर, टॉपिक वाइज हम डीपीपी हम अपने टेलीग्राम के चैनल, इसी लेक्चर के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, जहां जाकर उसको ज्वाइन करिए। और हम इस पे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जो भी इस पर क्वेश्चन है, जो भी हमारे बोर्ड में आ चुके हैं, प्रीवियस जेई में क्वेश्चन है और नीट में क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हमने डीपीपी में कलेक्शन किया है, जरूर उसको बनाइए आप, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे बात होगी यूनिट सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।